अब जरा यूपी बीजेपी की बात करते हैं, पॉलिटिक्स उनकी। सब जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक, ये दोनों योगी आदित्यनाथ की बैठकों में नहीं जा रहे थे, कैबिनेट की मीटिंग्स में नहीं जा रहे थे, और बड़ा खुलकर ये सब कुछ टीवी पर बहस हो रही थी, ये लेख लिख के जा रहे थे कि भाई इनके बीच में ठनी हुई है, मतलब मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्रियों के बीच में ही ठनी हुई है। केशव जी का एक बयान बड़ा चर्चित हुआ था जब उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने कहा था कि पार्टी सबसे बड़ी होती है, सरकार से भी बड़ी होती है। उन्होंने ये भी कहा था, अरे भाई तुम्हारी सरकार थोड़ी थी तब भी तुम चुनाव जीते, ये पार्टी की ताकत थी। गलत कुछ नहीं कहा था, लेकिन लगा सबको ये कि योगी जी को सुना रहे हैं, कहे वहां रहे सुना वहां रहे। अब आज केशव जी इसी कार्यक्रम में, योगी जी वाले कार्यक्रम में बोले, और बड़ी छोटी सी मैं आपको उनका बयान सुनाऊंगा। उसमें जो वो कहते हैं, ये पिछले कई महीनों में, हो सकता है कि 1-2 वर्षों से ज्यादा भी, सुनने में नहीं आया कि कभी इन्होंने अपने मुख्यमंत्री का नाम लेकर तारीफ की हो। नाम तो आज भी नहीं लिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहकर तारीफ जरूर की है। तो आप वो छोटा सा बयान सुनिए, फिर आपको अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो बताता हूं, फिर चर्चा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है, शक्तिशाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है, शक्तिशाली है। आपने सुना, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश बड़ा सुरक्षित भी है और बड़ा शक्तिशाली भी है। कोई मंत्री, उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री की तारीफ करे, ये तो बड़ी लाजमी सी बात लगती है। यूपी में ऐसा केस नहीं है, और अगर केशव मौर्य ने ये कहा है तो कहना पड़ेगा कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। इसकी अगली लाइन मैं नहीं बोलूंगा, मुझे लग रहा है हर्षवर्धन जी बोलेंगे। बोले लाइन नहीं, इसकी अगली लाइन आसार टल गए, बदले बदले से मेरे सरकार नजर वो आसार टल गए हैं। सर लाइन नहीं बता रहे हैं अगली, नहीं वो कहते हैं विजय जी ने मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया है, जैसे मैंने कहा लाइन अगली क्या है। अहमद फराज साहब की लाइन याद आ रही थी, इसलिए चलिए आप चलिए। नहीं आप पहले। नहीं वो थी कि वो जब केशव जी बोल रहे थे तो अहमद फराज साहब की लाइन है, आजकल याद कम रहता है इसलिए पढ़ के बता देता हूँ आपको कि कठिन है राह गुजार, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, मैं जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। योगी जी अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के, अभी है दूर शहर, थोड़ी दूर साथ चलो। अवधेश जी भी कोई निकाल लिए हम कह रहे हैं। ये योगी जी बोल रहे थे थोड़ी दूर तो साथ चलो, शायद केशव जी बोले नहीं, थोड़ी दूर थोड़े साथ चले। देखिए क्या है, ये जो ना शक्ल बदली ना बदला मेरा किरदार, लोगों के देखने का नजरिया बदल क्या बात है। शक्ल और किरदार किरदार नहीं बदला है कह रहे हैं, मतलब केशव जी का किरदार नहीं बदली है ना किरदार बदला है। किरदार बदला नहीं है। नहीं समझ आया, किरदार नहीं बदला है का मतलब जो वो आज जो कह रहे हैं वो नहीं है। अच्छा ठीक है। तो लेकिन आज तारीफ तो की चलिए उन्होंने। अरे अखिलेश जी का ही बता दूं ना, फिर बहस करते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं, देखिए अखिलेश जी कह रहे हैं, 1 मिनट में आपके सामने वो आपकी स्क्रीन पर तो आ ही जाएगा, मैं जरा अपने फोन में निकाल के पढ़ देता हूं। अखिलेश यादव ने कहा, और आपसी खटपट का क्या हुआ, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है दरार, कई हैं सवाल। मतलब चाहते नहीं कि मुद्दा शांत हो। अब केशव जी ने तारीफ भी कर दी तब भी नहीं। ये उनका नहीं, लेकिन उनके चाहने से बहुत अब होने वाला है नहीं। देखिए आज केशव जी क्या चाह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, केशव जी जो चाह रहे हैं वो कभी भी पार्टी की मर्यादा से बाहर नहीं जा सकते, इसको आप समझ लीजिए। 2017 हो, 2022 हो, 2024 हो, ये संभव ही नहीं है। वो पार्टी की मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे। महत्वाकांक्षा उनकी थी, उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन अब अगर ये कह रहे हैं तो इसको जरा यूं भी तो समझिए ना, भले ही न शक्ल बदली है न किरदार बदला है, लेकिन बदलते हुए दिखना तो पड़ा है। बदलते हुए दिखना पड़ा है, ये बात सही कही है। तभी इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं ना, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, आपसी खटपट का क्या हुआ, क्या ये झूठी मुस्कान है। भारत का संस्कार है, विभाजन है, देश की स्वतंत्रता है। जब देश का बात आएगा, जब हिंदुत्व की बात आएगी, जब धर्म की बात आएगी, तो फिर हमारे बीच कोई भी राजनीतिक मतभेद नहीं हो, और वो आज के दिवस में प्रकट हुआ है। ये इसका महत्वपूर्ण पार्ट है, कि कौन सा दिवस थे, कहां वो श्रद्धांजलि दे रहे थे। जो बोले कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित और शक्तिशाली है, तो फिर और क्या चाहिए, फिर तो यही नेतृत्व चाहिए। वो तो झगड़ा किस बात का था। नहीं, झगड़ा केवल इतना ही था
कि सरकार संगठन को माइनस करके न चले। इस चुनाव में ऐसा हुआ कि संगठन जगह जगह जो है उसकी अनदेखी हुई, संगठन की बातों की अनदेखी हुई, संगठन की नीतियों की अनदेखी हुई, और चुनाव के बाद जो समीक्षा हो रही है उसमें भी नहीं दिख रहा है। तो ये तो पार्टी के अंदर फोरम पर एक बात है कि जो गलतियां हैं उसको ठीक किया जाए, क्योंकि संगठन के बगैर सरकार की ताकत कैसे हो सकती है बिना। हालांकि ये लंबी लड़ाई है, कांग्रेस में भी ये लड़ाई थी। जब गांधी जी आए थे तब, जब नेहरू जी पहली बार बने थे तो यूएस ढेबर को बना दिया उन्होंने, जब समस्या पैदा होने लगी कि बड़े बड़े नेता जो है ये समस्या पैदा कर रहे हैं। तो ये सभी पार्टियों में रहा है, लेकिन एक इशू उठाया। देखिए, 2-3 बात मैं कहना चाहूंगा, बाकी ज्यादा मुझे नहीं कहनी है। जो सवाल उठा रहे थे ना कि संघ की भूमिका क्या थी, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। के एम मुंशी उनकी जो मतलब संग्रह है, तो जालंधर से प्रकाशित आकाशवाणी थी, अक्टूबर 1949 में वो मोटा संग्रह प्रकाशित है। उसके पृष्ठ 6-7 पर उन्होंने लिखा, एक पंक्ति सुना दे रहा हूं। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पंजाब और सिंध में अद्वितीय वीरता दिखाई। ध्यान से सुनिए, के मुंशी लिख रहे हैं, वो संविधान सभा के सदस्य थे कांग्रेस के। उन्होंने अत्याचारी मुसलमानों से लड़ाई लड़ी और हजारों महिलाओं और बच्चों के सम्मान और जीवन को बचाया। तो आप सोचिए, मतलब इतनी पंक्ति जो आज स्वर्ण मंदिर है। आप ये बात कब की है, के मुंशी जो कह रहे हैं, ये विभाजन जब हो रहा था, आपको याद है कि जब गुरु गोलवलकर कराची में थे और सिंध में थे, जब वो अपने आरएसएस के सम्मेलन कर रहे थे, सुन लीजिए, आरएसएस के सम्मेलन कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई हिंदुओं को, या जो भी है, पार्टीशन की जब बात चल रही थी, तो उनका बचाने का काम करना चाहिए। और ये तो मतलब इसमें कोई विवाद ही नहीं है कि संघ के जो कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे, उन्होंने पाकिस्तान से जितने लोग शरणार्थी आए उसमें सबसे ज्यादा मदद आरएसएस ने की, उस पर विवाद ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई है उसमें संघ की भूमिका पर बात कर रहा हूं मैं। और विभाजन के वक्त संघ की कोई भूमिका नहीं थी, जो सरकार और आप कह रहे हैं विभाजन का विरोध भी उस स्तर पर नहीं किया गया। एक तथ्य जरूरी किया ही नहीं गया, एक तथ्य जरूरी है। अच्छा, हम लोग, अब मैं पॉलिटिक्स पर आ गया, देखिए इस पर बात हो गई। संघ की भूमिका बात, 1925 में संघ बना, वो कांग्रेसी नेता थे डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, कोई छिपी हुई बात है नहीं। 1930 में वो जंगल सत्याग्रह का हिस्सा होते हैं, क्या वो स्वाधीनता की लड़ाई का हिस्सा नहीं था? जंगल सत्याग्रह का हिस्सा होते हैं डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, और कम लोग जानते हैं कि कुछ समय के लिए उन्होंने सरसंघ चालक की कुर्सी इसीलिए छोड़ दी थी। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है, संघ को लगता था, संघ को लगता था कि अगर ये इसी तरह से सब कुछ रहा तो ये सत्ता की लड़ाई में रह जाएगा। देश आजाद होने के बाद कोई होना चाहिए ना, देश कैसे बने। आपको केशव जी की बात में मजा नहीं आया? मतलब सर, उसमें आएगा, आपको वहां ला रहा हूं, आप फिर पीछे जा रहे हैं। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि अंग्रेजों ने जब संघ को बैन करना चाहा, जो रिपोर्ट आई है 1935-37 के बीच, सेंट्रल असेंबली जो प्रांत है उसका जरा देख लीजिए। उसमें सारे कांग्रेस के सदस्यों ने खड़ा होकर और कहा है कि संघ एक देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर बैन नहीं होगा। चलिए, संघ पर हम एक दिन अलग से पूरा आजादी की लड़ाई में। ठीक सर प्लीज, क्योंकि विषय से आगे भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, और खबर है। चलिए, हमने यूपी की बात भी कर ली, अब जरा बंगाल की बात कर लेता हूं। बंगाल में मैंने आपसे कहा, ममता बनर्जी घिरी घिरी नजर आ रही हैं। 31 वर्षीय महिला डॉक्टर की रेप और हत्या सरकारी अस्पताल के अंदर हुई। पूरे देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, पूरे देश भर में, और हड़ताल टूटी अब है, आज टूटी है, जब जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री से उनके डेलीगेशन की बातचीत हो गई है। अब जरा इसमें आप सोचिए किस लेवल पर सरकार गई होगी, और हाईकोर्ट को क्या क्या कहना पड़ा। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि आप पीड़ित के परिवार के साथ खड़े ही नहीं है। सरकार के लिए कह रहा है हाईकोर्ट, लगता ही नहीं है कि आप इस परिवार के साथ खड़े हैं, आप इसको न्याय दिलाना चाहते हैं। ऐसी बात क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब ये पूरा हत्याकांड हुआ, सरकारी अस्पताल वो करता क्या है, वो पहले फोन पर बताता है कि आपकी बेटी बीमार है परिजनों को, फिर वो कहता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है सरकार के अस्पताल के अंदर। हॉस्पिटल बोल रहा है परिवार को कि उसने खुदकुशी कर ली है। आप सोचते हैं कि ये बात कोई हॉस्पिटल का डीन, सुपरिंटेंडेंट, कोई भी वो अपने मन से कह सकता है कि हत्या नहीं, खुदकुशी है? और फिर उसके बाद परिवार कहता है हमें 3 घंटे तक अपनी बेटी की लाश तक देखने नहीं दी गई। जब बवाल होता है तो इस्तीफा मांग लिया जाता है प्रिंसिपल से अस्पताल के, और इस्तीफे के 24 घंटे के अंदर अंदर यहां से इस्तीफा लिया, दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया। तो आपने उसको सजा दी है या बस ट्रांसफर किया है? हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा कि इस सबसे आपकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। ममता बनर्जी ने कहा था मैं 6 दिन देती हूं अपनी पुलिस को, इस केस को सॉल्व करो, हत्यारे को पकड़ो,
और अगर 6 दिन में आप नहीं कर पाएंगे तो मैं सीबीआई को दे दूंगी। वो ममता बनर्जी जो सीबीआई को घुसने में नहीं देती बंगाल के अंदर, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। हाईकोर्ट ने 6 दिन से पहले ही जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। सीबीआई ने वहां जाकर के केस डायरी ले भी ली है पुलिस से, वो जांच में अब शामिल हो चुकी है। अब एक सवाल इसमें बाकी है कि हत्यारा एक था या एक से ज्यादा थे। इस सवाल का जवाब नहीं मिला। एक आरोपी तो पकड़ा गया है। आप आज की तस्वीर देखिए, ये वो सेमिनार हॉल है कॉलेज का जहां पर लड़की की हत्या की गई है। ये वही जगह है। इस जगह को कोई सील नहीं किया गया, वहां कोई भी जा रहा है, वीडियो बना रहा है। और तो और हद हो गई, अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ने रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ शुरू कर दी इस कमरे के अंदर, जहां से अभी अभी 3 दिन पहले लड़की की लाश उठी है, वो कमरा ही तोड़ दिया गया है। क्यों भाई? रेनोवेशन करने के लिए यही टाइम है आपके पास? अभी सीबीआई को केस हैंडओवर हुआ है, सीबीआई इस स्पॉट पर नहीं जाएगी क्या? दीवारें गिरा दी गई यहां की। ये सब कुछ हो रहा है और इसलिए अब ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहा है। जो शिवसेना की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार की जो हो रहा है बड़ा विभत्स है, सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर जो लोग माने जाते हैं कि ये मोदी विरोधी हैं या विपक्ष के साथ हैं, वो लोग इस पर खुलकर सवाल उठाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाकी सब लोग भी ये काम करें, जहां गलत हुआ उसको गलत को गलत कहें। समीर जी, देखिए, संदेश खाली में जो जितना बुरा हुआ था उससे भी बुरा ये घटनाक्रम हुआ है और विपक्ष के नेता अब दबी जुबान से बोल रहे हैं। हालांकि जिस आक्रामकता से उन्हें कहना चाहिए था ममता बनर्जी को लेकर, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखनी थी, वो बहुत दबी जुबान से इस बात को कह रहे हैं। और हाईकोर्ट की टिप्पणी आई थी कल, हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से आप देरी कर रहे हो, आपका प्रशासन देरी कर रहा है, वहां के सबूत मिटा दिए जाएंगे, पूरे मिट जाएंगे वहां के। और वहां तो कहा जा रहा है तोड़ दिया ना सब कुछ, दीवार से वहां झाड़ू लग चुकी है। ये कहा जा रहा है कि अस्पताल में बाद में वार्ड बॉय ने झाड़ू लगा दिए वहां पर। अब यह स्थिति है कि अब सीबीआई वहां से कैसे एविडेंस इकट्ठा करेगी? मुझे लगता है ममता बनर्जी को तत्काल सीबीआई को उसकी जांच दे देना चाहिए थी। 6 दिन का इंतजार भी नहीं करना था। कि ममता बनर्जी को पता है कि ममता बनर्जी की पुलिस कितनी निकम्मी वहां काम करने को लेके। संदेश खाली में पुलिस की भूमिका क्या रही थी? इस बड़े मामले को तत्काल अगर ममता बनर्जी सीबीआई में देती तो मुझे लग रहा है ज्यादा आता। लेकिन जिस तरीके से घटना घटी है, डॉक्टरों ने जिस तरीके से हड़ताल की है, मुझे लग रहा है उसके बाद जेपी नड्डा का बयान आया, बंगाल को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में चर्चा हो रही है कि वहां एक महिला मुख्यमंत्री रहते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गांव की महिला सुरक्षित नहीं है, ग्रामीण महिला सुरक्षित नहीं है, एक डॉक्टर महिला सुरक्षित नहीं है। तो ये ममता बनर्जी को देखना पड़ेगा कि 2011 से वो जो प्रशासन चला रही है और जो अपने प्रशासन संदेश खाली हो गया। देखिए, संदेश खाली हुआ, वो आप ही का कार्यकर्ता निकला। उसके बाद एक वीडियो और आया था जिसमें एक वो मुस्लिम नेता था, वो एक महिला को सड़क पे मार रहा था, पिटाई कर रहा था। ये हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी का वक्त आ गया है और केंद्र सरकार मुझे लगता है इतनी ढिलाई क्यों बरत रहा है? ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए। ममता बनर्जी जब राज्यपाल पूछते हैं बंगाल के, तो ममता बनर्जी कहती है कि राज्यपाल में महिला सुरक्षित नहीं है, राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। राज्यपाल को कहना पड़ता है कि भाई पुलिस को आप मेरे दरवाजे पे मत भेजिए। तो जहां जिस राज्य में ममता बनर्जी अब गवर्नर से लड़ने में व्यस्त हो, जहां ममता बनर्जी विपक्षी पार्टी से लड़ने में व्यस्त हो, वो ममता बनर्जी शासन कैसे चलाएगी? लेकिन मैं कह रहा हूं इतना मुश्किल, इतना बड़ा मामला, इतना मुश्किल क्यों है? अरे भाई, एक बेटी की हत्या हो गई, उसके साथ रेप हुआ, मतलब कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, और आप त्वरित कार्रवाई करोगे तो लोग उसको पसंद ही करेंगे। यहाँ उल्टा हो रहा है। लीडर्स का ये बिहेवियर ही नहीं समझ, और खासतौर से जब हम फिर वही बात होती है फिर दबाना। अच्छा, आनंद फानन में अंतिम संस्कार भी हो गया नहीं, और मैं उनके पेरेंट्स मतलब जो फैमिली के रिलेटिव्स की वो भी सुन रहा था बातचीत, तो उसको दिखाया नहीं गया, उसको रोका गया वहां पर। और ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ होगी, मैं नहीं ज्यादा समझता क्राइम को, लेकिन ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ही है, क्योंकि वहां सीबीआई ने तो कल ही केस लिया है ना, आज ही लिया है बल्कि। हाँ, नहीं तो उससे पहले आपने छेड़छाड़ की, और उसकी जरूरत क्या है इस तरह से करने की? और क्या हर इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ये तो कह नहीं रहा कि मुख्यमंत्री ने किया है, कोई नहीं कह रहा है ना? तो फिर सरकारों को ज्यादा सेंसिटिव तरीके से, और मैं ये नहीं कहता कि महिला मुख्यमंत्री है इसलिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो, लेकिन महिला मुख्यमंत्री है तो हम ज्यादा उम्मीद करते हैं, क्योंकि बार बार ये बात करते हैं ना, फीमेल रिप्रेजेंटेशन है और महिला जो हाथरस में हुआ था उस केस में और इस केस में कितना अंतर है? तो वहां भी यही हुआ था, लड़की को हत्या हुई, लड़की की जला दिया गया रात में। यहां भी वही किया गया है। आप सुसाइड बता रहे हो पहले मामले को। थोड़ा सा और अंतर है। हाँ, इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के लोगों के शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। आरोप लगाया है, आरोप बीजेपी के लोग आरोप, लेकिन वो आरोप गंभीर है, क्योंकि सिर्फ इतना भर नहीं है कि उस बच्ची के, उस लड़की के परिवार वालों को कह दिया गया कि सुसाइड है, उन परिवार वालों को मिलने नहीं दिया गया, ये सारे निशान मिटा दिए गए। जो व्यक्ति पकड़ा गया है, एक आरोपी, वो कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर था, उसकी अस्पताल में एक्सेस थी।
ये सारा का सारा पुलिस घटनाक्रम बैरक जब में सामने सो रहा आया, था, वहां से वहीं- पकड़ा गया। वहीं पिकेट में, वहीं वो रहता ही था उसी सब जगहों पे। और इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने डाइवर्ट करने की कोशिश की है, वो संदेह है और बिल्कुल गहरा सही करता कह है। रहे हैं, बिल्कुल सही। जो उस अस्पताल का प्रिंसिपल है, अस्पताल के प्रिंसिपल को एक नई जगह प्रिंसिपल बना के भेज दिया। और मैं तो आश्चर्यचकित रहा, अलग अलग चैनलों पे मुलाकात होती है तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, उनमें से किसी के चेहरे पे जरा सा भी संवेदना, जरा सा भी शर्म का भाव, जरा से उस बच्ची के प्रति, उस लड़की के प्रति थोड़ा सा भी एक, जिसको कहते हैं ना, सहानुभूति या कोई उनके पीड़ा, उसका कोई हिस्सा नहीं है। वो पूरी निर्ममता के साथ, और निर्ममता उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि इस महिला का नाम ममता नहीं होना चाहिए। हम सबको पीड़ा हो रही है और ये साफ साफ दिखा रहा है कि संदेश खाली ये मामला या जो दूसरे मामले आते हैं, या जो ताजेमुल था जिसको वहां थाने वाला सलूट मार रहा था लड़की को पीटने के बाद, ये एक इंसिडेंस नहीं है। पश्चिम बंगाल में पूरी राक्षसी प्रवृत्ति के साथ ठीक है सरकार सर। चल रही है और बार बार उच्च न्यायालय के दखल के बाद कुछ हो पाता है।